चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अगले तो मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं मनियाजू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या और वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत तुस्तिगी। आप दोनों का स्वागत है आज की इस खास पेशकश में। आज शो की शुरुआत हम शुभ कार्य से करते हैं, यानी निवेश के गुरु मंत्र से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज का निवेश गुरु मंत्र। हेमंत जी और अर्नब जी, जिस तरह से बाजार की चाल हमें दिखाई दे रही है, बहुत सारे निवेशकों को जरूरी है अब ये समझाना कि अपने निवेश की गाड़ी को कैसे आगे ले जाया जाए। खासतौर से उस तरह के निवेशक जो कि बाजार में सिर्फ मुनाफा ही देखा है, उन्होंने गिरावट तो देखी ही नहीं है। तो अब शायद गिरावट देख रहे होंगे तो परेशानी हो रही होगी। बहरहाल हेमंत जी, शुरुआत आपसे करूंगी। आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या है? आप शायद म्यूट पर हैं हेमंत जी। यस कविता, मेरा गुरु मंत्र आज का ये है कि अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिले तो आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी, थोड़े से सेक्रीफाइस आज कीजिए ताकि आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो कल जाके काफी अच्छा हो सके। फाइनेंशियल फ्रीडम की जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को काफी तरह से समझते हैं, सबके लिए अलग अलग मायने हैं। देखिए इसके हेमंत जी, कोई जिम्मेदारियों के निपटारे को समझता है, कोई इस तरह समझता है कि उनको किसी एक इनकम पर निर्भर ना रहना पड़े। तो फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए अलग अलग मायने अगर हैं तो हम इसे एक परिभाषा में कैसे समझें? हर एक इन्वेस्टर की अपनी अपनी परिभाषा है, बट अगर मुझे इसको एक सेंटेंस में समझाना है तो मैं कहूंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जो इंश्योर करता है कि आपकी हर लाइफ स्टेज पे जितना भी आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए वो आपके पास हो, यानी जो भी आपके इन्वेस्टमेंट गोल हो, जिस समय के लिए आप उसको पूरा करना चाहते हो, उस समय पे आपके पास इतना पैसा हो कि आपको किसी भी गोल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। मेरे लिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अर्नब जी, आपका गुरु मंत्र क्या होगा? मुझे ये कहना है कि जब भी आप इक्विटी में कोई भी निवेश करने जा रहे हो या उसे बेचने जा रहे हो तो आप जल्दबाजी में सब कुछ एक साथ मत करने जाइए, क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा समय है और उसमें लोग अपनी पूरी जो रकम है या तो निवेश कर लेते हैं या इमीडिएटली निकाल लेते हैं। तो ये ऐसा करना नहीं है, आपको बहुत सोच समझकर कोई भी स्टेप लेना है वो लेना है, खास करके जब आप निवेश कर रहे हो, ताकि आप एटलीस्ट जब अपना निवेश आप करते हो तब आपको पता होना चाहिए कि आप अपना रिस्क नहीं बढ़ा रहे हो, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है ये पूरे इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, इक्विटी की जो चाल है अर्नब जी, वो पल में तोला पल में माशा, ठीक है। कभी बाजार इस तरफ है तो कभी बाजार उस तरफ है। अब ऐसे में जैसा कि आपने कहा कि सब कुछ इमीडिएटली करने की कोशिश ना करें, क्योंकि परिस्थितियां कब कैसे बदल सकती हैं, क्योंकि बाजार सेंटिमेंट्स पे चलता है, ट्रिगर्स पे चलता है, घरेलू ट्रिगर्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रिगर होते हैं। अर्नब जी, एक आम निवेशक के लिए मेरे ख्याल से ये समझना थोड़ा सा दिक्कत भरा काम होगा। तो ऐसे में अपने पैसों को डालकर बस छोड़ दें, क्या ये सही तरीका होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार पैसे डालने के बाद छोड़ देना है, क्योंकि देखिए रोज ना रोज कोई ना कोई चीज होती है और आपको इक्विटी एज एन एसेट क्लास में जो फ्लक्चुएशंस, जो वॉलेटिलिटी है, वो दूसरे एसेट क्लासेस में भी एक्सेप्टिंग क्रिप्टो थोड़ी ज्यादा दिखेगी। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको जब आप इक्विटी इन्वेस्टिंग करते हो तो एक क्लियर गोल के साथ जाना है और उस गोल पे आपको बने रहना है। तो इसीलिए ये सब डेवलपमेंट्स होती रहेगी, पर आपको जब आप एक बड़ा पिक्चर देखते हो ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, तब आपको रियलाइज होता है कि आज की तारीख में जिस बात को हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखने वाली बहुत बड़ी चीज मानते हैं, वो इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स बहुत छोटी है। तो इससे आपके ओवरऑल निवेश पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा, इसीलिए सब कुछ जल्दी और एक साथ करने में चाहिए। अब
शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे सवाल पूछना है आप दोनों से। वैसे तो हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो को आपको लंबी अवधि के हिसाब से बनाना चाहिए, लेकिन जो वॉलेटिलिटी हम बाजार में अभी देख रहे हैं, हेमंत जी, आपके शॉर्ट टर्म लक्ष्य थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं कविता, इसीलिए इंपॉर्टेंट है जब भी हम कहते हैं कि आप अपनी जब एसेट एलोकेशन करते हो तो उसमें आपका जो टाइम होराइजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। दो चीजें हैं, देखिए शॉर्ट टर्म में आपका जो फोकस होना चाहिए वो कैपिटल प्रोटेक्शन पे है। तो अगर जब आप कैपिटल प्रोटेक्शन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फोकस है वो डेट या डेट ओरिएंटेड सिक्योरिटीज पे होगा। और लॉन्ग टर्म में क्योंकि आपका फोकस पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न अर्न करने का यानी इन्फ्लेशन को बीट करने का है, तो वहां पे आपके पास जो फोकस है वो इक्विटी में होगा। दो चीजें हो सकती हैं, अगर आपने इस अप्रोच को फॉलो किया है तो आपके जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो आपके डेट में होंगे या डेट रिलेटेड सिक्योरिटीज में होंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। या अगर आपका गोल अगले 1 या 2 साल में जाके अपना टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने वाला है, तो फिर समय रहते आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जो है अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत है, रीअलाइन करने की जरूरत है। आई थिंक अगर ये दो स्ट्रैटेजी अगर आप बदले तो अगर ऐसी कोई जिस तरह की अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं मार्केट में, अगर आपको वो फेस भी करनी पड़े तो आपको एटलीस्ट शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए चिंता नहीं करनी है। अगर ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज अभी नहीं है शॉर्ट टर्म गोल के लिए, तो मैं चाहूंगा कि अपने पोर्टफोलियो को आप देखिए अच्छे से, कहीं ना कहीं आपके पास स्कोप मिलेगा कि कुछ पैसा अगर आपने किसी और शॉर्ट टर्म गोल के लिए जो 1 या 2 साल के बाद कंप्लीट होने वाला है उसके लिए रखा है, तो उसको भी आज आप इस्तेमाल कर सकते हो और इसको बाद में आप रिप्लेनिश कर सकते हो। तो आई थिंक जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना, सिर्फ ये सोच के कि मार्केट नीचे गिरा है, पैसा चाहिए तो हम इक्विटी से निकालें, ऐसा नहीं है। आपके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होंगे और अगर आपने, जैसा मैंने कहा, ये अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की है तो फिर आपको इस तरह की वॉलेटिलिटी को फेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और राइट, चलिए, खूबसूरती से आपने निवेश मंत्र को समझाया, दोनों ने ही, एक फाइनेंशियल फ्रीडम और इक्विटी में आपको योजनाबद्ध तरीके से कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस पर हमने बात की है। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बता दें कि वो नंबर जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आपके सवाल लिखित रूप में हमारे पास आ सकते हैं। 9619873567। वीडियो शूट करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और देंगे उनके सवालों के जवाब। बने रहें। आपके शेयर, आपके ट्रेड, इंडस्ट्री से जुड़े सभी अपडेट, म्यूचुअल फंड या कमोडिटी, जहां भी हो आपका निवेश, पक्की प्लानिंग का है वादा। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। यार मार्केट कभी अप कभी डाउन, कब इन्वेस्ट करूं, किसमें इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्ट करूं? मार्केट तो चढ़ गया और अब प्रॉफिट्स बुक कर लूं या इन्वेस्टेड रहूं? I feel you, pro. But it's time to invest like a pro with ET Money Genius. Download the ET Money app now. Securities market investments are subject to market and other risks. Read all scheme-related documents carefully. पापा, किनोआ क्या होता है? बेटा, it's a superfood which is rich source of protein. यानी किनोआ खाना चाहिए? Of course. यानी आप हमें रोकेंगे नहीं ना? Never. चोको स्प्रेड, किनोआ वाला चोको स्प्रेड। नए न्यूट्रलाइट चोको स्प्रेड में है प्रोटीन युक्त सुपरफूड किनोआ और क्रंचटास्टिक चॉकलेटी टेस्ट। न्यूट्रलाइट, मुबारक हो। चोको स्प्रेड हेल्दियर हो गया। यार मार्केट कभी अप कभी डाउन, कब इन्वेस्ट करूं, किसमें इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्ट करूं? मार्केट तो चढ़ गया और अब प्रॉफिट्स बुक कर लूं या इन्वेस्टेड रहूं? I feel you, pro. But it's time to invest like a pro with ET Money Genius. Download the ET Money app now. Securities market investments are subject to market and other risks. Read all scheme-related documents carefully. No, I don't think the rules of investing have changed.
the learnings of investing for me have been more. With every passing day, because I have an attitude of having an open mind, and because I have the 30-year experience, the pace of learning is far greater and faster than it was earlier. जिंदगी में बदलाव का होना तय है और वास्तविक बदलाव की शुरुआत अब हो चुकी है। आज हजारों किलोमीटर दूर से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स अब घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। पैसों का लेन देन डिजिटली होने लगा है। गांव में रहकर लोग विदेशी नौकरियां कर रहे हैं। बचत से हम निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। बिजनेस करने के तौर तरीके बदल गए हैं। हमारे और फोन्स के साथ साथ अब घर भी स्मार्ट हो गए हैं। सिनेमा, शॉपिंग और रेस्टोरेंट्स, ये सभी हमारे इशारों पर है। यही बदलाव है और ये बदलाव अच्छा है। बदलो बढ़ो देश के साथ। ईटी नाउ स्वदेश। जाके ग्रोसरी लेने में टाइम बहुत जाता है, तो इसलिए ज्यादा मैं ऑनलाइन प्रेफरेंस ही करना ज्यादा पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा है, काफी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हार्डली किसी चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो कि फिजिकली हमें कुछ देखना है, काफी इजी हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग से हम लोग घर में बैठे बैठे सब चीज ऑर्डर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ऑनलाइन सेल्स ग्रोथ हुआ है, सिनेरियो चेंज हुआ है परचेजेस का। हमारे घर प्रोडक्ट आ जाता है एंड वी कैन रिटर्न द प्रोडक्ट, जो कि हमें नॉर्मल प्रोसेस में नहीं मिलता। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहां पर अब रुक करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर। अर्नब पंड्या, हेमंत उस्टगी, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक एक करके दर्शकों के सवालों के जवाब अब देना शुरू करते हैं। नवीन शर्मा हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 7 म्यूचुअल फंड्स हैं इनके, 20,000 की एसआईपी इनकी चल रही है और हमारे साथ फोन लाइन पर है नवीन शर्मा जी। नमस्कार सर, बताएं कब से निवेश कर रहे हैं? मैडम मेरे को 3 साल से ऊपर हो गया, 3+ अवाब हो गया है। हाँ, और उसमें कुछ फंड मैडम मेरे 4 साल पुराने हैं। अच्छा। कुछ अभी एबीएस फ्लेक्सी का अभी स्टार्ट किया साल मैडम, और टाटा डिजिटल ऐड किया पोलियो में जी। तो मैडम मैं ये चाह रहा था कि मेरा तो आप खुद रिसर्च करते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, जो आपने फंड्स इकट्ठा किए हैं। आपकी एसआईपी चल रही है एबीएसएल फ्लेक्सी कैप में, एक 3,000 की, एक 4,000 की। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी लिया है 1,000 रुपए, एलएनटी मिड कैप है 2,000 का, टाटा डिजिटल इंडिया लिया हुआ है आपने 2,000, रिलायंस स्मॉल कैप है और ब्लू चिप के नाम पे आपके पास एक्सिस ब्लू चिप है 5,000 रुपए। आपने खुद चुनाव किया है, डिजिटल इंडिया लिया हुआ है आपने 2,000, रिलायंस स्मॉल कैप है और ब्लू चिप के नाम पे आपके पास एक्सिस ब्लू चिप है 5,000 रुपए। आपने खुद चुनाव किया है परफॉर्मेंस देखकर? नहीं मैडम, मैंने आप लोगों का प्रोग्राम जो होते हैं ईटी मनी और जो होते हैं उसको देखते मैडम, और प्लस खुद अपना रिसर्च मनी कंट्रोल करके मैडम मेरे को लगा था तो मैंने ऐड कर दिया मैडम जी। चलिए, अच्छा लगा ये सुनकर कि आप हमारा शो देखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको हम अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं क्योंकि कुछ कैटेगरीज हैं जो रिपीट हो रही हैं। 20,000 रुपए ना नवीन बहुत ज्यादा होते हैं और इसके लिए आपने 7 फंड भी ले रखे हैं, जिसकी जरूरत वैसे तो है नहीं, क्योंकि जिस तरह की डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं ना अक्रॉस कैटेगरीज, वो आपको 4 फंड्स में भी मिल जाएगी आसानी से। बेहतरी से अर्नब जी आपको समझाएंगे। तो अर्नब जी, 20,000 एवरी मंथ ये एसआईपी कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने अपने लक्ष्य तो नहीं बांधे हैं, लेकिन जैसा अभी बातचीत में समझ में आ रहा है कि बाजार को ट्रैक करते हैं। 3 साल पहले शुरुआत की है निवेश की, कुछ फंड इन्होंने अभी इस साल शुरू किए हैं निवेश करना उसमें। तो मैं चाहती हूं कि हम नवीन के द्वारा तमाम दर्शकों को भी ये समझाएं कि जब निवेश की शुरुआत करते हैं तो कैसे डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस कैटेगरीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह का निवेश जो है इनका रिपीट ना हो। जी, आप जब भी अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तब 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो कि जो इंटरनल जो डाइवर्सिफिकेशन है तो वही होना चाहिए पोर्टफोलियो में, ताकि ऐसा ना हो कि आपने जो आपके पैसे डाले हुए हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हो और सिर्फ 1 या 2 फंड के हिसाब से ये पूरा पोर्टफोलियो का मूवमेंट।
तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये भी है कि एग्जैक्टली किस प्रकार का एक्सपोजर होना चाहिए विद इन द पोर्टफोलियो, ये आपके गोल्स पे निर्भर करता है। इसीलिए अपने गोल्स तय करने बहुत जरूरी है और फिर उसे अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ मैच करना। ये इसलिए जरूरी है ताकि मान लीजिए कि आप कोई एक लंबे गोल के लिए एक एग्रेसिव अप्रोच लेना चाहते हैं, तो उस एग्रेसिव अप्रोच के लिए आप शायद थोड़ा ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर उस अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, एज कंपेयर टू कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है लेकिन फिर भी आपको इक्विटी का एक्सपोजर चाहिए, तो आपका ओवरऑल लार्ज कैप की तरफ एक्सपोजर ज्यादा रहेगा। तो इस प्रकार का मिक्स एंड मैच पोर्टफोलियो में करना जरूरी है। लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि उनका फोकस पूरा का पूरा कौन से फंड्स को लेना इस पर रहता है, तो उसमें ये दो पोर्टफोलियो की कई बारीकियां उसमें से मिस हो जाती है। तो इसीलिए ये सब चीजें जरूरी है। अब नवीन जी ने अपने एग्जैक्ट गोल्स बताए नहीं है, लेकिन अगर हम उनके पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें तो उससे ये स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 25% इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप में जा रहा है, 35% फ्लेक्सी कैप में जा रहा है, 15% मिड कैप में, 15% स्मॉल कैप में और बाकी के 10% जो है वो एक थीमेटिक फंड में जा रहा है। तो अगर हम ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपोजर देखें तो ये एक अच्छा एक्सपोजर है, क्योंकि लार्ज, मिड, फ्लेक्सी कैप ये सभी प्रकार का आपको इनके पोर्टफोलियो में एक्सपोजर दिखेगा। अब एग्जैक्टली हम देखें तो इसमें पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एक्सपोजर अराउंड 53 to 55% आ जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप का जो एक्सपोजर है उसमें प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप्स है, ये जो फंड्स है उनके उस पे। तो ये एक्सपोजर उनके लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं, ये उनके गोल्स पे निर्भर करेगा। तो अगर वो अपने गोल स्पेसिफाई करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये बराबर है या नहीं। लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन वो अच्छा है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि उनका जो मिड कैप फंड्स का एक्सपोजर है उसमें उन्होंने 2 फंड्स लिए हुए हैं, HDFC का और L&T का। तो ये 2 अगर वो मर्ज करके सिर्फ एक ही फंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतने छोटे एक्सपोजर के लिए 2 फंड्स की जरूरत नहीं है। तो इससे पोर्टफोलियो भी थोड़ा स्लिम हो जाए। अच्छा, टाटा डिजिटल फंड के बारे में मुझे आपसे समझना है कि इसका ये क्या करें। नवीन जी, ये डिजिटल थीम क्योंकि आपको लग रहा है कि जोर पकड़ने वाली है और आगे चलते हुए जिस तरह से इसकी रूपरेखा निकल रही है, आपको ये फंड फायदे का लग रहा है, इसीलिए आपने जोड़ा या कोई खास सोच थी इसके पीछे? जो मैं आईटी सेक्टर का ही मैडम ज्यादा अभी चल रहा है, आईटी का, और आने वाला समय आईटी का तो होना ही है बोलबाला, उस हिसाब से मैडम मैंने इसको प्लान किया था मैडम जी। हेलो अर्नब जी, इसमें क्या निवेश और बढ़ाना चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, इसमें निवेश बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ द पोर्टफोलियो जो एक्सपोजर है वो रीजनेबल है। लेकिन इनको एक बात भी ये समझनी होगी कि देखिए, मार्केट्स थोड़े जल्दी जो वैल्यूएशन है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि दे डिस्काउंट द फ्यूचर इनटू द शेयर प्राइस। तो आज की तारीख में हमने देखा कि पिछले 1.5-2 साल में आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो कई शेयर, खास करके मिड कैप आईटी में और उस प्रकार के जो न्यू एज डिजिटल कंपनीज है, उनका वैल्यूएशन काफी बढ़ गया था। अब ये सब थीम्स जो है ये टाटा डिजिटल में आपको दिखाई देगी। तो अब ऐसा हो सकता है कि बीच में ऐसा पूरा पीरियड आए जहां पर इवन दो कंपनीज के परफॉर्मेंस अच्छे रहे, लेकिन स्टॉक प्राइसेस में कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट ना हो और इनफैक्ट शायद थोड़े गिर भी जाए, क्योंकि दैट विल बी ए केस कि जहां पर आपके अर्निंग्स वैल्यूएशन के साथ कैचअप कर रहे हैं। लेकिन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको आईटी के थीम में विश्वास है और आप मानते हैं कि ये आगे जाते हुए अच्छा करेगा एज अ सेक्टर एज अ थीम, तो मेरे हिसाब से इस प्रकार का फंड पोर्टफोलियो में रखने में कोई तकलीफ नहीं। चलिए,
नवीन जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है। आपको जिस तरह का संतुलन बनाने की सलाह दी गई है, अगर आप जवाब नहीं सुन पाए हैं तो यूट्यूब पर ये शो अवेलेबल होगा। हमारे चैनल के यूट्यूब पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ये शो मिल जाएगा। मितुल भट्ट हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। मितुल जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए सर। से बोल रहा हूँ देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट से, और मैं एज ए टीचर हूँ। ओके गुजरात से। ओके तो ठीक है, आपका फंड, आपके फंड्स की डिटेल तो हमारे पास है। मुझे ये जानना है 10 से 15 साल के लिए आपने ये पोर्टफोलियो कब से बना रखा है? मैंने चालू किया है, मैं 5 साल से इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ सभी फंड में, और मुझे फंड कैसे वो जानने, और मुझे और अमाउंट बढ़ानी है तो किसमें बढ़ा सकता हूँ। अभी मेरे रिटायरमेंट के लिए भी 17 साल बाकी है इसलिए, और मुझे 4 से 5 साल के बाद 10 लाख रुपए और रिटायरमेंट के लिए 1.5 से 2 करोड़ चाहिए। और फंड कैसे, और फंड बढ़ाना और नए फंड चॉइस करना है तो कौन कौन से फंड में चॉइस कर सकता हूँ। डीएसपी टैक्स सेवर में आपने 95,000 का लमसम निवेश कब किया है? वो टैक्स सेवर में मैं 3-4 साल से 15-20 हजार डाल रहा हूँ इसलिए। ये आपने एक मुश्त नहीं कर रखा है इसमें? नहीं, टैक्स के मुताबिक मैं डालता हूँ हर साल 25,000, 25,000, 30,000, 20,000 ऐसे ही हर साल। तो अभी आप बोल रहे हैं कि कुल मिला के उसकी वैल्यू 95,000 है? मैंने इन्वेस्ट किया है। ओके, चलिए ठीक है। हेमंत जी बताएं, ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे भी 10% से, और एक्सिस ब्लू चिप, कोटक का फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप भी है, एक्सिस का फ्लेक्सी कैप भी है, और निप्पॉन इंडिया फोकस इक्विटी भी है। फ्लेक्सी कैप बहुत ज्यादा है इनके पास, बताएं। आई थिंक कविता, अगर उनके पोर्टफोलियो को देखें, पहले स्ट्रेटजी की बात करें, इनके पास समय काफी लंबा है, और वो उसके लिए उन्होंने जो एसेट क्लास चुनी है इक्विटी, वो बिल्कुल सही है, और एक सही तरीका है कि आप एक डिसिप्लिन तरीके से हर महीने इन्वेस्ट करें। तो जो जनरली आपको जो डर रहता है मार्केट वॉलेटिलिटी का, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में इसलिए काम करता है क्योंकि आप डिसिप्लिन तरीके से हर महीने एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स डेट को एक फिक्स फंड के अंदर डाल रहे हो। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी मैं कहूंगा ये इन्होंने काफी अच्छा किया है। जैसा इन्होंने कहा कि लंबे समय 6 फंड है इनके पास, करीब अगर हम ALSS को छोड़ दें तो करीब 11,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो इनकी डिटेल है उसमें दिख रही है मुझे। तो करीब मैं ये कहूंगा पहली बात कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, वो है बिल्कुल जैसा, लेकिन आपने भी पॉइंट आउट किया कि 3 फ्लेक्सी कैप फंड है इनके पास, एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक फोकस फंड है। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट 2 कैटेगरी जो मुझे लगता है किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हमेशा उनके पोर्टफोलियो का जो कोर होना चाहिए वो फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक तो फंड मैनेजर को फ्रीडम है, क्योंकि देखिए इक्विटी के साथ इतना भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एलोकेशन है तीनों सेगमेंट को, लार्ज, मिड और स्मॉल कैसा है। और जनरली हमने देखा है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है उनका जो बायस थोड़ा सा लार्ज कैप के ऊपर होता है। ये और उसके अलावा जो लार्ज मिड कैटेगरी, मुझे लगता है किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जो पोर्टफोलियो का जो कोर है वो होना चाहिए। यहाँ पे 3 फंड है, तीनों की स्ट्रेटजी फॉर्चुनेटली थोड़ी अलग अलग है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो काफी डाइवर्सिफाइड फंड है, काफी पुराना फंड है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। पराग पारेख का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें करीब 30% पैसा जो यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, और एक्सिस का जो है वो भी एक फ्लेक्सी कैप है, लेकिन वहां पे भी बायस जो है वो लार्ज कैप है, लेकिन होल्डिंग थोड़ी कंसंट्रेटेड है। तो तीनों जो फंड है उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है। उसमें कंसोलिडेशन करने का स्कोप है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उनको पोर्टफोलियो में कुछ ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। एग्जिस्टिंग फंड के अंदर वो कंटिन्यू करें। और एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने पहले लिखा था कि करीब 15 साल का इनके पास समय, अगर ये कंटिन्यू करते हैं वहां पे, तो 11,000 की जो इनकी जो SIP जो चल रही है 12% अगर मैं मान के चलूं तो करीब 56 लाख का कॉर्पस बनता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कविता उन्होंने कही है कि वो हर साल 10% से अपनी SIP बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जो इंक्रीमेंटल SIP का जो एक स्ट्रेटेजी है वो काफी अच्छा हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। इसका फर्क देखिए, अगर ये साथ में 10% से बढ़ाते हैं
तो इनका जो कॉर्पस है करीब करीब 1 करोड़ हो जाएगा। तो आप डिफरेंस देखिए 56 लाख के सामने 1 करोड़। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, पोर्टफोलियो भी सही है। अगर ये अपने जो उन्होंने समय कहा है, अपने टाइम होराइजन को एक्सप्लेन किया है, उसको अगर ये कंटिन्यू करते हैं जो उन्होंने टाइम होराइजन डिफाइन किया है, तो जैसा मैंने कहा कि इनके जो भी टारगेट है जो उन्होंने लिख के दिए हमको पहले, वो उसमें काफी तक अचीव हो जाएंगे। बट इन्होंने कहा एक या 2 गोल उन्होंने और ऐड किए वहां पे, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट उनको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि इनके पास समय है तो वो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा उनके लिए। ऑलराइट, चलिए तो और कोई सवाल आपको पूछना है मितुल जी? यस मैम, मैं बढ़ाना चाहूँ SIP, तो पहले कौन से फंड को मैं प्रेफरेंस दूँ वो बता दीजिए तो मैं उसमें ही बढ़ा सकूँ, इसलिए। कैटेगरी जो है बिल्कुल अच्छी है और फंड भी काफी अच्छे हैं। तो एक तो जैसे एक्सिस का जो ब्लू चिप फंड है, डेफिनेटली उसके अंदर बढ़ा सकते हैं, उसमें बढ़ा लीजिए, नहीं तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दीजिए, वो भी काफी अच्छा फंड है। मिड कैप में आपके पास HDFC मिड कैप है, उसमें अगर थोड़ा आप बनाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने कहा, फंड आपके सारे अच्छे हैं और जो प्रेजेंट एलोकेशन है उसी प्रोपोर्शन में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं तो आई थिंक वो आपके पोर्टफोलियो के लिए सही बैलेंस बनाएगा। ऑलराइट, अगले दर्शक हेमंत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेमंत जी नमस्कार, आपका सवाल आपने हमें भेजा है। आप होम लोन पे कर रहे हैं जहां पे आप कह रहे हैं 9,000 की आपकी EMI चल रही है और रिटायरमेंट आपकी 2041 की है। आप अपनी EMI के जितना निवेश शुरू करना चाहते हैं, क्या यही सवाल है आपका? जी मैम। एक्चुअली मैंने किसी भी तरह का कोई अभी इन्वेस्ट नहीं किया है और आपका प्रोग्राम देख करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म मिल सकता है, क्योंकि अभी मेरा रिटायरमेंट 2041 में है। बिल्कुल। अच्छा, चलिए, आपने सही टाइम पर बिल्कुल मौके पर रिटायरमेंट के बारे में सोचा है और लगे हाथों आपने ये भी डिसाइड किया है कि जितना जल्दी हो सके आप EMI से भी छुटकारा पाने के लिए एक रणनीति बनाएं। तो बहुत उम्दा ख्याल अर्नब जी, लेकिन सवाल ये है कि इनकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? जितनी EMI जा रही है उतना ही ये कह रहे हैं कि निवेश करना चाहते हैं। जी, तो उनको एक बात तो है कि EMI जा रही है, वो एक एसेट परचेज के लिए जा रही है और एसेट क्रिएशन हो रहा है, तो वो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि उनकी इनकम जो है उसमें से EMI को गिन के अगर हम जो सेविंग्स को गिने तो अराउंड 33% आ जाती है। तो ये एक अच्छा फिगर है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सेविंग्स, क्योंकि हम मान लेते हैं कि EMI भी आपके एसेट को बढ़ाने जा रही है, तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। तो इन दैट सेंस ओवरऑल जो अप्रोच है वो सही है। अच्छी बात ये है कि वो एडिशनल अमाउंट निवेश कर रहे हैं ताकि एक कॉर्पस बन सके जो वो अपने दूसरे लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल कर सके। अब प्रश्न ये होता है कि क्योंकि इन्होंने पहले निवेश किया नहीं है तो ये किस गोल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो गोल तय करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इनको ये अमाउंट शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करना है तो पोर्टफोलियो में डेट फंड आ जाएंगे ताकि आपको जब पैसे चाहिए तब आपको मिल सके। लेकिन अगर इनके गोल्स लंबे हैं या इवन मीडियम टर्म है तो इसमें एक इक्विटी का कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये तय करना बहुत जरूरी है कि कौन से गोल के लिए करना। और अगर इनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो ये पूरी तरह से एक इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जब इनको सैलरी मिलती है तो उनके PF का एक हिस्सा वहां जाता होगा जो एक उनको ऑलरेडी एक डेट एक्सपोजर दे रहा है। तो ये तय कर ले कि किस प्रकार के गोल के लिए निवेश करना है और उस प्रकार से निवेश करें। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो ये 9,000 की जो रकम है वो 3 फंड में बांट सकते हैं, जिसमें एक लार्ज कैप हो, एक लार्ज एंड मिड कैप हो और एक मिड कैप हो। तो यही सलाह होगी कि इस प्रकार से वो अपने गोल्स को लिंक करके ये अमाउंट निवेश कर सकते हैं। कुछ फंड रिकमेंडेशंस आप इनको देंगे? जी, लार्ज कैप में अगर उनको चाहिए तो वो मिराई एसेट का लार्ज कैप देख सकते हैं, फिर कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटी देख सकते हैं
और मिड कैप के सेगमेंट में डीएसपी का मिड कैप। अगर ये 3 फंड उन्होंने इनसे शुरुआत की तो ये जो इनका एग्जिस्टिंग 9,000 का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा, थोड़ा वाइडर एक्सपोजर भी मिलेगा, और जैसे जैसे हर साल जाए तो उनको ये निवेश की रकम भी बढ़ानी चाहिए, और जैसे रकम बढ़ेगी बाद में वो एडिशनल फंड्स भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आपको यही सलाह दी जा रही है हेमंत कुमार जी, आप अपने फंड्स का नाम अगर अभी नहीं नोट कर पाए हैं तो हमारी पेशकश यूट्यूब पे भी जाती है, वहां पर आप ले सकते हैं फंड्स के नाम। उमेश पाल हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं और इनका बहुत ही दिलचस्प सवाल है। नमस्कार सर, पूछिए। हेलो हेलो जी सर, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इधर सिप और लमसम, जिससे मुझे करंट मार्केट वैल्यू में ग्रोथ मिले, लाइक इक्विटी या इसमें गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में। तो उसके लिए सजेस्ट कीजिए मुझे कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपने गोल्ड पे सलाह मांगी है क्योंकि आपका नाम अमित पाल बोल रहे हैं आप? हाँ जी। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था। ये सवाल अमित पाल जी का है जिनको गोल्ड में निवेश करना है और आज से ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक और जो किस्त है वो खुला है। हेमंत जी बताएं क्या सलाह होगी। सबसे पहले तो अगर ये चाहें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं और गोल्ड फंड्स का भी सहारा ले सकते हैं। जी अभी तो बिल्कुल ये सबसे पहला डिसीजन इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इनको गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना है। इन्होंने कहा कि जो करंट मार्केट सिचुएशन है, जैसा हम देख रहे हैं कि करंट मार्केट इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी है और ऐसे में हमने हमेशा देखा है कि गोल्ड थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करता है। तो अगर ये सिर्फ उसलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि उनको करंट मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे नहीं लगता वो सही स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि गोल्ड एक एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले आपको डिसाइड करें कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। हाँ, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप एसेट एलोकेशन पॉइंट से बात करें तो कुछ हिस्सा आपका गोल्ड में हो सकता है, डेफिनेटली फ्रॉम एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप उस एंगल से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप चाहें तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा कविता आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम बात करें आज तो फिजिकल गोल्ड करने का तो कुछ में इन्वेस्ट करने का कुछ फायदा नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो हम जो कहते हैं जो पेपर गोल्ड है वही एक बेहतर ऑप्शन है। तो वहां पे अगर हम जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो एक काफी बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो आप समय समय पे जब ट्रांचेज आती हैं, जैसा आपने अभी कहा कि उस समय पे आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आप डिजिटली इन्वेस्ट करते हो तो आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलता है। और ये बॉन्ड जो है वो 8 साल के होते हैं, अगर आप उसको होल्ड करते हो मैच्योरिटी तक तो आपको कोई कैपिटल गेन भी नहीं देना है उसके ऊपर, और उसके अलावा आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है जो किसी भी और ऑप्शन में गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आपको नहीं मिलता है। तो एक डेफिनेटली मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो, हालांकि 5 साल के बाद अगर आप चाहें तो इसको सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो, लेकिन लिक्विडिटी का थोड़ा सा इश्यू होगा वहां पे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का भी हो तो डेफिनेटली आप एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को दे सकते हो। उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं आपके पास वो है गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड्स। गोल्ड ईटीएफ जो है, जैसे आप किसी स्टॉक को खरीदते हो वैसे अपने डीमैट के थ्रू आप गोल्ड ईटीएफ को खरीद सकते हो। 1 यूनिट जो है वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होती है। उसके अलावा अगर आपके पास ईटीएफ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप नहीं चाहते, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अगर आप सिर्फ गोल्ड के लिए डीमैट खोलेंगे तो कुछ फायदा होगा उसे, तो उसके लिए आपके पास गोल्ड सेविंग फंड या गोल्ड फंड है। उसमें भी मैं आपको 1-2 ऑप्शन दे सकता हूं, जैसे निपुण का गोल्ड सेविंग फंड है या एक्सिस का जो गोल्ड फंड है वो आप देख सकते हो। उसमें फर्क इतना है कि ये जो गोल्ड फंड है ये ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करते हैं उसी म्यूचुअल फंड के, लेकिन उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन अगर हम डीमैट अकाउंट की भी कॉस्ट देखें सिर्फ गोल्ड के लिए तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा। तो आई थिंक ये 3 ऑप्शन है आपके पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए इस समय पे। लेकिन मैं फिर से चाहूंगा कि आप किस कारण से गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत क्लैरिटी की जरूरत है, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने के बाद आप फिर मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता नहीं कि वो एक सही डिसीजन होगा। तो अगर आप बहुत क्लियर हैं कि एसेट एलोकेशन का हिस्सा बनाना, तो जैसे मैंने कहा 3 ऑप्शन है, बट मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक उमेश पाल हमारे साथ हैं। समय कम है और सवाल बहुत ज्यादा। पूछिएगा उमेश जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम,
मैं अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कुछ 4 से 5 महीने अभी रिसर्च किया है। मुझे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस में इन्वेस्ट करना है। कम से कम 3 पोर्टफोलियो चाहिए मुझे। चलिए, इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। झटपट आप हेमंत जी इनको बताएं किन फंड्स में शुरुआत करनी चाहिए निवेश की। साथ ही ये मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि हम किसी ऐप के जरिए निवेश करना चाहते हैं, ग्रो ऐप के जरिए ये निवेश करना चाहते हैं। खैर प्लेटफॉर्म से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ फंड सिलेक्शन में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। तो शुरुआत इन्वेस्टमेंट की अगर करनी हो तो मौजूदा हालात को देखते हुए किस तरह के फंड्स आप रेकमेंड करेंगे? फ्लेक्सी कैप, जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा आपकी फेवरेट कैटेगरी है, तो उसको तो आप शामिल करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा बताएं। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए कविता, मार्केट मूड के हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाना है। इक्विटी की मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है आपके पोर्टफोलियो में, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म का पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव है, तो उसमें अपना जो पोर्टफोलियो बनाए वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाइए। मेरा ये मानना है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो बायस आपका थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में कंपैरेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप से ज्यादा होना चाहिए। तकरीबन 50 से 60% लार्ज कैप में और बाकी मिड और स्मॉल में आप डाल दीजिए। जहां तक कैटेगरी का सवाल है, डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप तो मैं चाहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में हो। वहां पे आप यूटीएफ फ्लेक्सी कैप देख सकते हो। एक फोकस फंड बहुत इंपॉर्टेंट जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ही है, जिसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा है, वो है एसबीआई फोकस फंड, वो आप देखिए। और एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये दोनों कैटेगरी किसी भी निवेशक, लॉन्ग टर्म के निवेशक के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है और जिस तरह का बैलेंस आपको तीनों सेगमेंट में चाहिए वो वहां से मिलता है। तो ये 3 फंड है आपके पास, एक फ्लेक्सी कैप, एक फोकस फंड और एक लार्ज एंड मिड कैटेगरी में, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ उम्मीद करते हैं उमेश पाल जी अपने इन्वेस्टमेंट की आप शुरुआत करेंगे। और हेमंत जी आपका, अर्नब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए। और इस पेशकश में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन आपको बताएं जाते जाते कि अपने सवाल आप हमें कहां पर भेज सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। अपने सवाल चाहें तो लिखित रूप में भेज सकते हैं और वीडियो के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9619873567 वीडियो शूट कीजिए अपने सवाल का और हमें वीडियो भेज दीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।